हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दीपक अपनी बीवी सुरभि के साथ शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी जी रहा था। दीपक को अपनी माँ से बहुत प्यार था, लेकिन दीपक की माँ गांव से आने को तैयार ही नहीं थी। इसीलिए दीपक को अपनी माँ के बिना ही शहर में अपनी बीवी के साथ रहना पड़ रहा था। एक दिन दीपक अपनी बीवी को सुबह सुबह उठाते हुए कहता है, अरे उठ भी जाओ, तुमसे तो सुबह भी उठा नहीं जाता है। मैं खुद ही घर का काम करता हूँ सुबह और फिर ऑफिस जाता हूँ। तुम कम से कम इतना तो कर ही सकती हो ना। क्या दीपक, मुझे सोने दो ना। और हाँ, मेरी चाय यहीं टेबल पर रख देना, मैं अभी उठकर पी लूंगी। मैंने ना ही चाय बनाई हो ना ही कुछ नाश्ता बनाया है। वैसे ही इतना लेट हो रहा हूँ मैं ऑफिस जाने के लिए, तभी तुम्हें उठाया है कि कुछ खाने के लिए बना दो, वरना मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा। कोई नहीं ना, आज ऑफिस थोड़ा लेट चले जाना, लेकिन चाय नाश्ता बना कर ही जाना। अच्छा, यहाँ तुम्हारा पति तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बनाए और तुम क्या बिस्तर पर पड़े पड़े अंगड़ाई लोगी? तुम्हें तो पता ही है ना, मुझसे जल्दी सुबह उठा नहीं जाता। और तुम ये सोच रहे हो कि मैं सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम भी करूं? ना ना, ये तो हो ही नहीं सकता मुझसे। तुम खुली आंखों से ना सपने मत देखा करो। हाँ, मुझे पता ही था कि तुमसे कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या सोचकर तुम्हारे पीछे इतना पागल था और तुमसे शादी भी कर ली है। देखो, मैंने भी तो तुम्हें सब बता ही दिया था ना। अब मैं जैसे अपने पापा के घर में रहती थी वैसे भी यहीं रहूंगी, और तुम मेरी सारी बातें मान गए थे उस समय। तो अब ना ये सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। हाँ बाबा, हाँ, मेरी ही गलती थी। मैंने ही तुम्हें सर पर चढ़ा रखा है ना, तो अब भुगतना भी मुझे ही पड़ेगा। आराम फरमाओ तुम, मैं जाकर काम करता हूँ। दीपक इतना बोलकर चाय नाश्ता बनाने चला जाता है और चाय नाश्ता बनाकर बीवी के लिए रख के ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में बहुत काम था, इसीलिए दीपक वहाँ बहुत ज्यादा थक जाता है और शाम को घर भी काफी देर से आता है। घर आने के बाद सुरभि दीपक पे चिल्लाते हुए कहती है, क्या है, तुम इतना लेट क्यों आए हो? तुम्हें बोला था ना जल्दी आने को, हम बाहर खाने पर जाएंगे। लेकिन तुम्हें मेरी बातें छोड़कर सब अच्छे से याद रहता है। अरे सुरभि, तुम अब शुरू मत हो जाओ। वैसे भी ऑफिस में आज इतना काम था ना कि पूरी कमर दर्द हो रही है। तुम्हें फोन किया था, लेकिन तुमने फोन ही नहीं उठाया। अब मेरी क्या गलती है इसमें? चलो कोई बात नहीं, आने में देरी हो गई है तो जाओ कमरे में जाकर हाथ मुंह धो लो, फिर रसोई में मेरे साथ खाना बनवा देना। मुझसे अकेले नहीं हो पाएगा ये सब। तुम्हें आता ही क्या है? जो भी करने को बोल दो, बस यही बोल देती हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम्हारी मदद क्या मांग ली? तुम तो बिना बात के ही चिल्लाने लगे। इतना सारा खाना बनाना है तो कैसे बनाऊंगी मैं? मेरी बात तो सुननी नहीं होती। घर में एक नौकरानी रख लेते हैं ना हम। नौकरानी तो हम आज ही रख लें, लेकिन तुम्हें पता तो है हमारी जेब में इतना भी पैसा नहीं है कि हम नौकरानी भी रख सकते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ, हम अपना काम खुद ही करें। क्या यार दीपक, अब क्या मेरी आगे की जिंदगी रसोई में ही निकल जाएगी? एक नौकरानी तो हम रख ही सकते हैं ना, इतना भी खर्चा नहीं होगा नौकरानी रखने से। मैंने बोल दिया ना, हमें नौकरानी रखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम फालतू की जिद करना ना छोड़ दो। अब पता नहीं क्या ही चलता है तुम्हारे दिमाग में, जितना भी समझा लूं कोई फर्क नहीं पड़ता। दीपक और सुरभि की बहस होने लगती है और ये बहस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। दोनों कमरे में जाकर चुपचाप से सो जाते हैं। ऐसे ही आए दिन सुरभि काम को लेकर दीपक को कुछ ना कुछ बोला करती। दीपक भी इन सब चीजों से परेशान होने लगा था। कुछ दिनों बाद दीपक सुरभि के पास आकर कहता है, सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ कि क्यों ना हम कुछ दिन माँ को यहीं बुला लेते हैं। माँ भी यहीं रह सकती हैं हम दोनों के साथ, और उनका बड़ा मन है शहर जाने का, तो इसी बहाने आ भी जाएंगी। पागल हो क्या? या हम दोनों इतनी मुश्किल से रहते हैं तो मेरी सास की वापसी के बाद मुझे कहीं और भेजने का मन है? ऐसा है तो बता दो। अरे माँ, इतने दिनों से गांव में अकेली ही रह रही हैं, यहाँ आएंगी तो अच्छा होगा ना। मेरा भी मन है उनसे मिलने का, और तुम हो कि मजाक बना रही हो। मैं कहाँ मजाक बना रही हूँ, मैं तो सच ही बोल रही हूँ। लेकिन आज तक कभी मेरी बात सुनी है जो अब सुनोगे तुम? क्या ही फायदा तुम्हारे आगे बोलने का। अच्छा ही होगा जो मैं तुम्हारी ना ही सुनूं, क्योंकि तुम बकवास कर रही हो। दीपक सुरभि की बात बिना सुने ही अपनी माँ रमीला को घर लाता है। घर आने के बाद सब साथ में बैठे थे, तभी दीपक सुरभि से कहता है, अरे सुरभि, तुम यहाँ क्या बैठी हो? माँ के लिए कुछ खाना पीना बनाओ, माँ इतने दिनों बाद आई हैं। इन्हें बड़ी दिक्कत है, आज तक अपने लिए तो बना नहीं रही थी मैं खाना, और अब सास की वापसी के बाद मुझे दिखाने के लिए ये सब भी करना पड़ेगा। अरे दीपक, बहू क्यों बनाएगी? बेचारी वो भी काम अकेले ही करती होगी, और अब मेरे आने के बाद तो उसका काम भी बढ़ गया होगा। रुको, मैं बना देती हूँ सबके लिए खाना।
हाँ माँ जी, पहले तो कहाँ बस 2 लोगों का खाना ही बनाना पड़ता था, लेकिन अब तो 3 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा। सास की वापसी जो हो गई है। ये तुम क्या बोल रही हो? थोड़ा तो सोच कर बोला करो, जो मन में आता है बोलने लग जाती हो। अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं तो खुशी हूँ कि मेरी सास की वापसी हो गई। तू चुप कर, मुझे पता है मेरी बहू को कितनी खुशी है मेरे आने की। ये बता बहू क्या खाएगी, मैं वही बनाऊंगी आज तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी मैं। सुरभि की सास की वापसी हो जाती है और ये बात सुरभि को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो बात बात में अपनी सास को ताने ही मारा करती, लेकिन रमीला दिल की बहुत साफ थी, इसीलिए वो सुरभि की किसी भी बात को दिल पर नहीं लेती। कुछ दिनों बाद रमीला की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और वो अपनी बहू के पास जाकर बोलती है, बहू मेरी थोड़ी तबीयत खराब सी लग रही है, मेरे लिए खिचड़ी बना दे, आज वही खाऊंगी मैं। क्या माँ जी, एक आपकी वापसी के बाद खर्चा और काम दोनों बढ़ गया और अब आपकी तबीयत और खराब हो गई। मैं क्या सारा दिन रसोई में ही लगी रहूं? और कोई काम नहीं है क्या मुझे? बहू मैं खुद ही काम कर देती, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तभी तो तुझे बोल रही हूँ मैं। हाँ पता है मुझे तो अच्छे से कितना काम करती हो आप। अपने बेटे को दिखाने के लिए ही रसोई में चली जाती हो, वरना एक गिलास चाय का भी यहाँ से वहाँ नहीं करती हो आप। सुरभि इसी तरह अपनी सास को हमेशा सुनाया करती, लेकिन रमीला कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद सुरभि की तबीयत खराब होने लगती है और डॉक्टर के पास जाने के बाद पता चलता है कि सुरभि माँ बनने वाली है। सुरभि की माँ बनने की खबर सुनकर सब खुश थे। कुछ दिनों बाद जब सुरभि रसोई में जा रही थी, तभी रमीला सुरभि को रोकते हुए कहती है, अरे बहू कहाँ जा रही है? माँ जी रसोई में जा रही हूँ, प्यास लगी है मुझे, पानी लेने जा रही हूँ। हाँ तो तुझे कुछ भी चाहिए तो मुझे बता, मैं ला कर दूंगी। शुरू के 3 महीने वैसे भी संभल कर रहना होता है, तू बस आराम कर, जो चाहिए मुझे बता दे। अच्छा हुआ मेरी सास की वापसी हो गई, वरना इस मुश्किल समय में भी मुझे अकेले ही रहना पड़ता। रमीला सुरभि की बहुत देखभाल करती है और ये देखकर सुरभि को अपनी गलती का एहसास होता है और एक दिन सुरभि अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दो, आप मेरा इतना ध्यान रख रही हो और जब आपको मेरी जरूरत थी तो मैं बस आपको ताने ही दे रही थी। अगर आप ना होती तो न जाने मुझे कितनी परेशानी होती। बहू इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है, तुझे जो सही लगा वो तूने बोल दिया। नहीं माँ जी, मैंने बहुत गलत बोला कि मेरी सास की वापसी हुई थी। आप तो सब संभाल रही हो, लेकिन मुझसे कुछ नहीं हो रहा था, मैं तो बस आपको सुना ही देती थी। सुरभि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी भी मांगती है। उसके बाद जब सुरभि कभी अपनी सास को वापसी का ताना नहीं देती और उसके साथ अच्छे से बर्ताव करती है। सुशांत एक जॉइंट फैमिली में रहता था, अपने ताऊ की फैमिली के साथ। कुछ समय बाद बीमारी के कारण सुशांत के पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसके ताऊ ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया और सुशांत और उसकी माँ माया को एक छोटा सा घर दे दिया। माया और सुशांत ने अपने हक के लिए बहुत बोला, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। ये परिस्थिति देखकर सुशांत अपनी माँ से बोलता है, मम्मी आपको पेपर्स पर साइन नहीं करने चाहिए थे। आपकी एक गलती की वजह से हम रोड पर आ गए। इस छोटे से घर में कैसे रहेंगे? बेटा मुझे नहीं पता था ये लोग इतने निर्दयी निकलेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते, खून के रिश्ते होने के बावजूद इन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। मुझे तो अब बस तेरी शादी की चिंता है। तेरी उम्र बढ़ रही है, लेकिन कोई बाप अपनी बेटी देने को तैयार नहीं है। मम्मी कोई अपनी बेटी देगा ही क्यों? आपको नहीं पता हम कितनी मुश्किल से रह रहे हैं। सभी को बंगले गाड़ियों वाला रिश्ता चाहिए, कोई गरीब के साथ नहीं रहना चाहता। इसीलिए मैं बाहर जाकर काम करूंगा और साथ ही इन लोगों पर कोर्ट में केस भी करूंगा। सुशांत अपने एक दोस्त की मदद से काम के लिए दूसरे शहर चला जाता है, जहां उसकी दोस्ती दीक्षा से हो जाती है और कुछ ही समय में दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन दोनों साथ में पार्क में बैठे होते हैं, तभी दीक्षा बोलती है, सुशांत आप मुझे अपने घर कब लेकर जाएंगे? जल्द ही लेकर चलूंगा दीक्षा, अभी जरा घर के हालात ठीक नहीं है। तो क्या हुआ, रहना तो आखिर मुझे उसी घर में है ना शादी के बाद। लेकिन कोई और बात है तो बताओ ना, तुम क्यों मुझे मना कर देते हो हर बार? कुछ तो बात है जो आप छुपा रहे हैं मुझसे, क्या बात है? अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर गरीब हुआ तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? मैंने प्यार किया है आपसे और प्यार गरीबी अमीरी देखकर थोड़ी होता है।
मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। हाँ वो तो है, लेकिन आज मैं तुम्हें सब सच बता दूं। हमारा छोटा सा घर है, ना तो मेरे पास गाड़ी है ना ही बंगला। मैं शादी के बाद कलेश नहीं चाहता, इसीलिए जो भी बात थी मैंने तुम्हें सच बता दी। बाकी अब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें क्या करना है। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, जहाँ तुम रहोगे वहीं मैं रहूंगी। भगवान का आशीर्वाद हुआ तो एक दिन बंगला गाड़ियाँ भी हो जाएंगी। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, बस आप मेरा साथ मत छोड़ना। कभी नहीं, जिसने मेरी पूरी दुनिया बना दी मैं उसका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। तुमसे मिलने के बाद मेरी नौकरी पक्की हो गई, इससे अच्छा क्या हो सकता है। मैं जल्द ही अपनी माँ से हमारी शादी की बात करूँगा। ऐसे ही वक्त गुजरता है। सुशांत और दीक्षा अपने अपने घर में एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, जिसके बाद दीक्षा के परिवार वाले सुशांत की हालत का पता लगने पर दीक्षा को शादी ना करने के लिए मनाते हैं और उसकी माँ गायत्री भी उससे बोलती है, ना बड़ा घर है ना कोई सुख सुविधा है, कैसी रहेगी। समझ जा, अभी भी समय है, मैं कह रही हूँ समझ जा। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है तू। मम्मी, अगर आपने मेरी शादी किसी अमीर लड़के से करा दी और वो मुझे दुखी रखेगा तब आप खुश रहोगे? इसमें क्या गलत है? अगर सुशांत गरीब है, कम से कम वो मुझे प्यार तो करता है। मुझे उसी से शादी करनी है बस। ठीक है, हम कर देते हैं, बाकी तेरा नसीब है। बाद में आकर हमें मत बोलना। दीक्षा की खुशी के लिए उसके माँ बाप मान जाते हैं और शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। शादी करके दीक्षा अपने ससुराल में कदम रखती है, जहां माया उसका गृह प्रवेश करवाती है, जिसके बाद दीक्षा अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर अंदर आती है और माया अपनी बहू को बोलती है, बेटा तूने अपने शुभ कदम इस गरीब के आंगन में रखे हैं, जहाँ मैं तुझे मुंह दिखाई पर थोड़े से पैसों के अलावा और कुछ नहीं दे सकती। मम्मी जी, आपकी सबसे बड़ी दौलत है आपका आशीर्वाद जो आपने मुझे दिया, और यही मेरे लिए बहुत है। पैसों से कोई प्यार नहीं खरीद सकता और मेरे लिए प्यार से कीमती कुछ भी नहीं है। वहीं ये नजारा देखकर घर के बाहर दो पड़ोसने संगीता और नीलम खुसर पुसर करते हुए बोलती है, कुछ भी नहीं था इनके पास, बहू लेकर आई है दहेज में। बहू की शुभ कदम है जो इनके घर में इतना दहेज आ गया। हाँ, गहने भी तो देखो कितने पहन कर आई है। चलो सही है, इसका घर तो बस गया। दीक्षा अपनी सास को कोई काम नहीं करने देती थी। उसने पूरे घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाला था और माया को भी बहू के रूप में मानो बेटी मिली थी। माया भी अपनी बहू को बहुत लाड करती थी, अपनी बेटी की तरह ही उसका ख्याल रखती थी। ऐसे ही एक दिन सुशांत ऑफिस से घर आकर बोलता है, मम्मी, दीक्षा इधर आओ, मेरी सैलरी बढ़कर 30,000 हो गई है। ये तो अच्छी बात है, इतनी अच्छी खुशी दी है आपने तो। भगवान की कृपा हो रही है हम पर। बेटा माता की कृपा तेरी वजह से ही हो रही है हम पर। जब से तू आई है ना, तब से खुशियाँ आ गई है इस घर में। तेरे शुभ कदमों से ये घर रोशन हो गया। नहीं माँ जी, ये तो इनकी मेहनत का नतीजा है। वैसे भी सच्चे मन और लगन से काम करने वालों को एक ना एक दिन उसका फल जरूर मिलता है। अच्छा माँ जी, मैं चाहती हूँ मैं और सुशांत मिलकर कमाएं, जिससे हम अपना बड़ा घर बना सकें। बेटा तुझे जो करना है तो वो कर सकती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे पूरा यकीन है तुम दोनों पर, तुम मिलकर जरूर कुछ कर दिखाओगे। वैसे भी तेरे आने के बाद सब कुछ अच्छा हो गया, तुझे मैं किसी चीज के लिए मना नहीं करूँगी। तू चिंता मत कर, मैं घर का सारा काम खुद संभाल लूंगी। ऐसे ही दीक्षा भी सुशांत के साथ ऑफिस में काम करने जाती है और दोनों रोज साथ जाते और साथ आते। ऐसे ही कुछ दिन बाद माया के पास एक लेटर आता है और वो लेकर रख लेती है। और जब शाम को सुशांत और दीक्षा ऑफिस से घर आते हैं तो माया सुशांत को बोलती है, बेटा देखियो, ये चिट्ठी देकर गया है डाकिया। किस चीज की है ये? मम्मी, ये तो कोर्ट की तरफ से नोटिस आया है। जो 3 साल पहले हमने केस लड़ा था घर को लेकर, वो हम जीत गए हैं। क्या बेटा तू सच बोल रहा है? अब हमें हमारा हक मिल जाएगा? हाँ मम्मी, आज इतने समय बाद जाकर खुशी सुनने को मिली है। हमारा घर हमें मिल जाएगा, अब हमारा हक कोई नहीं छीन सकता। मम्मी आप सही बोलती थी, दीक्षा के आते ही घर में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। दीक्षा, हमें हमारा घर मिल जाएगा, अब हम अपने बड़े घर में रहेंगे। कहते हैं ना, एक आदमी के सक्सेसफुल होने के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बेटा तू बहू के रूप में लक्ष्मी को लेकर आया है इस घर में। मेरी बहू हीरा है। मम्मी, जोड़ियां भगवान ऊपर से ही बनाकर भेजते हैं। अगर उन्होंने मुझे दीक्षा से नहीं मिलवाया होता तो आज हम यहाँ तक नहीं आते। सही कहा, बहू के आते ही सुख समृद्धि भी आ गई। ऐसे तेरे पापा के समय में थी, हम सब कितने खुश थे। चलो बहू, बहुत बातें हो गई, अब खाना खाकर आराम कर लो।
पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है और कुछ दिनों बाद वो केस जीतने की वजह से अपने पुराने बड़े घर में वापस लौट आते हैं और एक खुशहाल जिंदगी बिताते हैं। इस तरह बहू के शुभ कदमों ने दोनों माँ बेटे की जिंदगी को बदल दिया, जिसके कारण उनके अच्छे दिन लौट आए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।